नमस्कार दोस्तों, क्रैक बीपीएससी यूपीपीएससी में स्वागत है। आज हम लोग बिहार जो बीपीएससी एसओ का पेपर लिया ना, उसका क्वेश्चन हिस्ट्री का सॉल्व करेंगे और एग्जामिनर का माइंडसेट देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे देखेगा। क्वेश्चन आपको घुमा के सेट करते हैं एग्जामिनर, ऑप्शन से अगला एग्जाम में क्वेश्चन सेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए पीवाईक्यू को एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और मैंने 4 बार कैसे फिल्म क्रैक किया गया, इसके सामने आपका प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू को बहुत अच्छा से एनालाइज किया है। चलिए देखते हैं, देखिए बहुत अच्छा से आपके लिए एक सैंपल साइज में हिस्ट्री के सैंपल को साइज में लाया हूँ कि कैसे एग्जामिनर आंसर को सेट करता है। ठीक है, क्वेश्चन को और आंसर उसके में ही छिपा रहता है पिछले वाले एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देख, सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिखा दिए जाए वो कौन से क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन इसको पढ़िएगा। जो पेपर है एएसओ का, बीपीएससी एएसओ का पेपर है। ठीक है, हम बता देंगे। देखिए, इसमें अस्थायी बंदोबस्त के बारे में पूछा है कि कब लागू हुआ। यहाँ पर देखिए, यही सीडीपीओ का पेपर, ये है सीडीपीओ का पेपर। इसमें क्या पूछ दिया कि अस्थायी बंदोबस्त कहाँ प्रारंभ कब की गई, कहाँ की गई प्रारंभ। ठीक है, और यहाँ देखिए आईन एक्वारी किसने लिखा। ठीक है, 4 ऑप्शन एसओ में निजामुद्दीन अहमद पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 68 में क्वेश्चन, ये हार्ड नहीं था, हम लोग ऑप्शन इसका देखते ना तो बन जाता। देखिए 68 का क्वेश्चन, तबकाते अकबरी जिसे कभी कभी अबू फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वनेता माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर निजामुद्दीन अहमद, 68 में पूछेगा। ठीक है, वही पीवाईक्यू देखिए इतना जरूरी है क्योंकि इतने मेहनत इसीलिए करे। देखिए यहाँ पर देखिए, विजयनगर का महानतम शासक कौन था। कृष्णदेवराय इसका आंसर होगा। यहाँ देखिए आप 68 में क्वेश्चन, किस शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुर की उपनगरीय बस्ती स्थापना की। तो इसका आंसर था कृष्णदेवराय। तो कहने का मतलब यही है ना कि डिटेक्ट अच्छा से करना है। और देखिए यहाँ पर इलाहाबाद प्रशस्ति। ठीक है, इलाहाबाद प्रशस्ति में बोला गया था भारत का नेपोलियन बोला गया समुद्रगुप्त को। देखिए यहाँ पर भारत का नेपोलियन किसे कहा, समुद्रगुप्त। और देखिए एक क्वेश्चन नहीं मिला, सीडीपीओ का क्वेश्चन था कि बताइए था कि समुद्रगुप्त ने कितने आर्यावर्त को हराए थे उसमें और दक्षिणावर्त को, तो 9 12 इसी प्रशस्ति में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कह रहे हो ऐसे डिटेक्ट कीजिए, टेस्ट सीरीज को पीछे मत पढ़िए, अपना दिमाग स्मार्ट स्टडी कीजिएगा ना, तो आपको दिमागी खुल जाएगी और याद रहेगी, ऐसी चीजें रिकॉल रहेगी एग्जाम में। मेहनत थोड़ा अपना करना है। ठीक है, किस चीज की एग्जाम दे रहे हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन को डिस्कशन कर लीजिए। बिहार ये सूखा आपके लिए इतना मेहनत करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन। देखिए कोई भी वीडियो आता है ना इस चैनल पर, सब इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम ही के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। आप लोग ध्यान दीजिए, तो सीरियसली इसको लीजिए। जैसे कि मैंने अपने वीडियो भी अपलोड किया हूँ करंट अफेयर्स का, बहुत बढ़िया करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड किया है 1 से 15 मई तक का। किस वो पता है, इधर उधर का नहीं है भैया, घटना चक्र का है, घटना सार का है। आप प्लस में क्वेश्चन जो है ना उत्कर्ष क्लास जो रसगुल्ले सर का है, गौरव सर का, उनका निचोड़ है पूरा। यहीं अभी तो इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना आपको, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों इतना मैं बार बार बोल रहा था। ठीक है, चलिए स्ट्रेटेजी वीडियो डाला हुआ है, देख लीजिएगा इसमें लिंक पे। तो लेक्चर को स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें डिटेल एनालिसिस किया जाएगा पूरा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ठीक है, अब बताइए कि भारत का नेपोलियन किसने कहा है, किसने कहा है, किसको कहा है। तो किसको कहा है, तो इसमें तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, समुद्रगुप्त को कहा है। किसने कहा है, तो वी स्मिथ ने कहा है। किसने कहा है, वी स्मिथ ने कहा है। ठीक है, क्यों कहा जाता है भैया, क्यों कहा जाता है भारत के नेपोलियन इनको, समुद्रगुप्त को क्यों कहा जाता है। क्योंकि इन्होंने आर्यावर्त के, आर्यावर्त मैंने उत्तरी उत्तरी इलाका बोला जाता था उनमें, 9 राजाओं को पराजित किए थे। कितने राजाओं के, 9 राजाओं के। और दक्षिणावर्त के आपको 12 राजाओं के पराजित किए थे। इसलिए इनको भारत का नेपोलियन बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है जी, पूछ चुका है कोई एग्जाम में, देखिएगा उठाकर। ये दक्षिणावर्त के आपके बार पूछ सकता है कि 9 राजाओं, आर्यावर्त के कितने राजाओं का है, तो 9 राजाओं का। ठीक है, अब देखिए मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायक करता था, प्रशासक, व्यापार, बौद्ध, साधु। किसके, तो भौतिक संस्कृति के प्रसार में। ठीक है, मौर्यों मौर्यों के अंतर्गत इनमें सभी हो जाएंगे। ठीक है, संस्कृति और कला की बात कर लीजिए मौर्यों के, तो मेन हो जाता है इनका 14 इंस्क्रिप्शन। ठीक है, जिसमें और हो जाता है, देखिए एक हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का लकड़ी का जो है ना, हम लोग का कुम्हार से मिला 84 खंभों वाला चंद्रगुप्त मौर्य का जो लकड़ी का खंभा है, लकड़ी का महल है। ठीक है, लकड़ी के महल का बात हो जाता है, 84 खंभों में बना हुआ है, जो लकड़ी से बना हुआ है। ठीक है, देखिए अब यहाँ ये बहुत मस्त क्वेश्चन है एकदम। फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चे खाली स्थान के द्वारा वहन किए जाते थे। किसके द्वारा वहन किए जाते थे, राज द्वारा, सिख द्वारा, अधिकारियों द्वारा, पत्रकारों द्वारा। नहर, इसको नहर को जाल बिछाने के लिए जाना जाता है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने बहुत अधिक नहरों का निर्माण किया था। ठीक है, और ये अब की बार आपको देखिएगा 17 बीपीएससी में बोलबो किया है, क्वेश्चन पूछा था नहरों के, फिरोज शाह तुगलक के बीपीएससी में ये थी आपको
ऑप्शन में, हिस्ट्री ऑप्शन में पूछा था। ठीक है। तो नेहरू के किसके काश्तकार के आधार पर, काश्तकार का पीजेंट्स, उनसे क्या किया जाता था ना, क्वेश्चन 10% इनसे लिया जाता है टैक्स। ठीक है। टैक्स लिया जाता है, उसको बोलते थे हक ए सर्व बोलते थे, किसको क्या बोलते थे, हक ए सर्व, हक ए सर्व बोलते थे। ये टैक्स का काम क्या होता था कि नहरों को जो मरम्मत कराना है, नहरों का मरम्मत कराने का काम होता था, नहरों का मरम्मत कराने का काम होता था। ठीक है। अब फिरोज शाह तुगलक ने और क्या क्या काम किए थे, तो फिरोज शाह तुगलक क्या कहते हैं, दीवाने बंदगान, बंदगान दीवाने बंदगान की स्थापना। ठीक है भैया, किसके लिए, गुलामों के लिए। और सिंचाई कर। ठीक है। पीडब्ल्यू डी विभाग के स्थापना किए थे, पीडब्ल्यू डी विभाग के स्थापना किए थे। ठीक है। और अनुवांशिक कर दिए थे किसका, इकदारी व्यवस्था को अनुवांशिक कर दिए थे। ठीक है। और क्या किए थे, जजिया कर लगाए थे ब्राह्मणों को। ठीक है। तो वही, ये हो गया। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काश्तकारों से लिया जाता था, जिसको हक सब बोलते थे, 10% लिया जाता था टैक्स, और किसके लिए क्या कहते थे, नहरों की मरम्मत करने के लिए। ठीक है। और देखिए आईने अकबरी किसने लिखा है, तो आईने अकबरी किसने लिखा है, तो आईने अकबरी किसने लिखा है, बदायूं लिखे हैं कि अबू फजल या मीनाहार सिराज की निजामुद्दीन अहमद, आईने अकबरी अबू फजल लिखे हैं। ठीक है। और इनका जो ये है ना, अब्दुल कादिर बदायूं, सब क्वेश्चन पीवाई में पूछा हुआ है, देखिएगा तो ऑप्शन से ही, इसीलिए जरूरी होता है। अब्दुल कादिर बदायूं लिखे थे मुंतसब मुस्तफ अल तवारिक। ठीक है। मिनहाज सिराज हम लोग तो पढ़ ही से पढ़ते हैं कि तहकीक हिंद लिखे थे। ठीक है। और निजामुद्दीन अहमद जो देखे हैं ना, यहाँ था ना, निजामुद्दीन अहमद के बारे में, तबकात अकबरी, देखिए यहीं से ना क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन आ गया ना। तो निजामुद्दीन अहमद लिखे थे तबकात अकबरी। ठीक है। हम्म। अब अस्थाई बंदोबस्त लागू कब हुआ था, तो अस्थाई बंदोबस्त लागू आपको हुआ था 1793 ईस्वी में। ठीक है। कौन लागू किया था, तो आप जानते होंगे, लॉर्ड कर्नवालिस। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था पिछले साल, उसमें दे दिया था कि ये यथवाड़ी लागू किया था, चाहे लॉर्ड कर्नवालिस से गलती हो गया था। ठीक है। और इसमें था ना कि 10/11%, 10/11 भाग जाता था कंपनी को, ठीक है, राजस्व कंपनी को जाता था, 1/11 जाता था आपको किसको, पीजेंट ये जमींदार को, जमींदार को जाता था। ये भारत के कितने परसेंट भूमि पर था, तो भारत के 19% भूमि पर था जी। सबसे ज्यादा था रैयतवाड़ी 51% और 30% था महलवाड़ी। ठीक है। लेकिन ये 19% भूमि पर था, कहाँ कहाँ था, तो बंगाल में था, बिहार में था, उड़ीसा में था, और उत्तरी कर्नाटक में था। ठीक है। हम्म। हाँ, किसने प्रसन्नता पूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या किया, किसने, तो सब कुछ कर देगा आपको, लाड कर देगा, लेकिन कार्जन नहीं, कार्जन नहीं बोला था, कार्जन तो वो बोला था कि लड़खड़ा रह गया उसमें पतन में, वो स्टेटमेंट दिया था। लेकिन इसका आंसर होगा लॉर्ड मिंटो। ठीक है। लॉर्ड मिंटो, उसमें था ना 1907 में, तो वही ये स्टेटमेंट बोला था। देखिए यूपीएससी के आंसर की है एकदम फाइनल एग्जाम की, उसमें लिखा हुआ है कि लॉर्ड विंटर द वायसराय ऑब्जर्व हिज लेटर एड्रेस टू द लॉर्ड मार्ले स्टेट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। उस समय मार्ले, लॉर्ड मार्ले में इनको सुधार आया था ना 1909 में, क्या था उसमें कि सांप्रदायिकता के भावना, मुस्लिम को अलग कहने का मतलब क्या दिया था, निर्वाचन प्रणाली स्थापित किया था मुसलमानों के लिए। ठीक है। तो वही लॉर्ड मिल्लो मानते हैं। अब देखिए इसको तो एकदम जीतो क्वेश्चन है, बार बार केवल धन प्रवासी धन किसने दिया था, हम लोग पता होगा, धन प्रवासी धन। ठीक है। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिए थे, और 1868 में बताए थे, कहने मतलब 20 रुपये बताया था, 1868 में लिखकर 20 रुपये कहने मतलब क्या प्रति व्यक्ति आया है। ठीक है। और ये देखिए, देखिए यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, तीनों ऑप्शन के साथ, देखिए देखा क्या है, देखिए निम्नलिखित में किसने भारत के उपनिवेश की आर्थिक घोषणा की, आर्थिक दत्त था उसमें, रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी है, अय्यर जी, ये तीनों थे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि कौन कौन थे, एम जी रनांडे, रमेश चंद्र, दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम इयम। ठीक है। और ये इनका पुस्तक था, आर्थिक दत्त का पुस्तक है भारत का आर्थिक इतिहास, ये भी पूछ सकता है। ठीक है। और जो जी सुब्रमण्यम ने लिखा था भारत में ब्रिटिश शासन के कुछ आर्थिक पहलू। ठीक है। इसमें बताया गया था कि कैसे ट्रेंड थ्योरी में कैसे कैसे किया जाता है। देखिए पॉवर्टी इन द ब्रिटिश रूल कुछ भी दिया है कि कौन लिखे थे, यहाँ पर ऑप्शन भी जो वही है, आइए भी एम जी रनन ने, देखिए तो ये सब कौन थे, ये सब थे आपको आर्थिक आलोचक थे, जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत ध्यान देना है। ठीक है। हम्म। हाँ देखिए, हरिशेन, इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन था, तो ये हरिशेन, हरिशेन किसके दरबार में थे, वही
जो भारत के नेपोलियन समुद्र गुप्त के दरबार में, ठीक है। और इलाहाबाद प्रशस्ति में इनके अलावा अशोक का भी नाम मिलता है और जहांगीर का भी नाम मिलता है, ठीक है। रवि कीर्ति कौन थे भैया? तो एहोल इंस्क्रिप्शन थे। एहोल इंस्क्रिप्शन जिसमें बोला गया क्या कि पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था किसको? हर्षवर्धन को। वही एहोल इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। और कालिदास तो जानते करते हैं, कालिदास ने अभिज्ञान संकुलम जैसी रचना की, शूद्रक भी जानते करते हैं, ठीक है। और देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था का नाम उसने कहाँ से की गई थी प्रारंभ में? तो कौन कौन था? बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था, और कौन था? उत्तरी कर्नाटक था। आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में, ठीक है। ये हो गया दोनों। बताइए भैया, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन सर, ये बीपीएससी एएसओ का क्वेश्चन है जो हम लोग का 13 जुलाई के एग्जाम होने वाला है, इसी का क्वेश्चन है। अब बोल रहा है कि भारत में मजदूर संघ के आंदोलन अस्थायी रूप से कब स्थापित हुआ? 1917 में, 1919 में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। देखिए ये भी तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, लेकिन बीपीएससी आंसर क्या दिया अपना? दिया है कहने का मतलब कि ऑप्शन सी दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद। एक्सप्लेनेशन क्या लिखा हुआ है कि देखिए ट्रेड एक्ट तो पास हो गया था 26 में, लेकिन ये हुआ कब? 1920 में फाउंड हुआ, ठीक है। उन तो 1920 में फाउंड हुआ, तब प्रथम विश्व युद्ध के बाद फाउंड हुआ, ठीक है। और जो मजदूर संघ के जो नेता थे, ए आई टी यूसी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन संघ के जो संस्थापक थे, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे एन एम जोशी जी, ठीक है। लेकिन पहला अध्यक्ष पूछ देगा, अध्यक्ष पूछ देगा, फर्स्ट अध्यक्ष पूछ देगा, तो कमेंट कीजिएगा क्या होंगे? तो लाला लाजपत राय, ठीक है। हम्म। अब लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 1880 से 1905 के बीच में आर्थिक नीतियों की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग में लिखा है, के रूप में चरित्र इसने किसने लिखा है? तो इसका आंसर दे रहा बीपीएससी रिव्यू के अंदर आपने बुक में लिखे हैं, ठीक है। राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म बुक में लिखे हैं, ठीक है। तो ये इनका आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्र। ये सब कौन थे? रजनीकांत दौते, दादा भाई नौरोजी, यासी दत्त, क्या थे? ये भी आर्थिक आलोचक ही थे। ऊपर यूपीएससी वाला क्वेश्चन मिला ना, आलोचक ही थे, ठीक है। रेलवे किस काल के लिए एक वास्तविक वरदान थी? जन संघर्ष के लिए, या प्राकृतिक आपदा के लिए, या शांति के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए? तो इसका रेफरेंस लेकर दिया है बीपीएससी द्वितीय विश्व युद्ध। क्यों दिया है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेलवे वेयर ए वेरिटेबल बूम ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड फॉर फैसिलिटिंग वार एफर्ट्स, प्राइमरी मूवमेंट्स ऑफ द सोल्जर, सप्लाई एंड द वार मटेरियल। कर रहे हैं ना कि सोल्जर को ले जाने में, युद्ध सामग्रियों को ले जाने में, लॉजिस्टिक को ले जाने में, खाना को ले जाने में, इसमें रेलवे सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में बहुत ही यूज हुआ, बहुत लाभदायक हुआ वही, ठीक है। तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में, और ऐसे ही डिकोड किया जाएगा कि कैसे तैयारी करनी है, और अपना एफर्ट लगाइए, ठीक है। और पीवाईक्यू को देखते रहिए, पीवाईक्यू डाल दिया गया है चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर। इसका लिंक मिल जाएगा आपको, वीडियो की लिंक इसमें, और स्ट्रेटेजी वीडियो भी इसका डाला गया है, उसका भी लिंक डाल दिया जाएगा। 7,000 व्यू हो गया इस पर भी, ठीक है। आप भी देख सकते हैं। चलिए धन्यवाद।